सुप्रभात छात्रों। आज हम अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ नंबर 6 जिसका शीर्षक है उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास के अनुसार उपसर्ग पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। उपसर्ग है क्या? उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग की पहचान कैसे होती है? ये कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? उस उपसर्ग का क्या महत्व है? आदि बातों के लिए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। उपसर्ग जो शब्द यानी शब्दांश मूल शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, वह उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, ये पूरा शब्द नहीं होते, ना ही इन्हें वाक्य में स्वतंत्र रूप से या अलग रूप से प्रयोग किया जा सकता है। उपसर्ग का प्रयोग हमेशा मूल शब्द से पहले ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे कि जैसे हमने जय शब्द ले लिया, ये हमारा मूल शब्द है, ये हमारा मूल शब्द है। इसी मूल शब्द में कोई भी उपसर्ग लगा देने से जो नई शब्द रचना होती है, जो नए शब्द का निर्माण होता है, उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो सपोज हमने वी लगा दिया, मान लीजिए वी उपसर्ग लगा दिया, शब्दांश लगा दिया विजय, जय में विजय लगाया। इस जय में कई शब्द मिल सकते हैं। देखिए कई शब्द मिल सकते हैं। वी प्लस जय, प्लस जय, ये जोड़ने के बाद दोनों का जब शब्द रचना बनेगी तो इसका बन गया विजय। इसमें अ जोड़ने से अजय, जय शब्द में अ उपसर्ग लगने से, अ शब्दांश लगने से इसका पूर्ण शाब्दिक रचना हुई अजय। जहां भी हमें कोई भी उपसर्ग जोड़ने होते हैं तो जो हमारा मूल शब्द है उसी में ही जोड़ते हैं, वह भी उस मूल शब्द से पहले जुड़ता है, बाद में नहीं जुड़ता। उपसर्ग का प्रयोग हमेशा मूल शब्द से पहले ही होता है। कभी भी ऐसा शब्द नहीं होता, कभी कभी ऐसा अंदाज नहीं लगाना चाहिए कि हम इसमें कोई भी शब्द जोड़ देंगे वो पूर्ण होगा, ये आवश्यक नहीं है। अब मान लीजिए हमने वी की जगह नी कर दिया, नीचे का कोई अर्थ नहीं है, हम नी नहीं लगा सकते। हम वी लगाएंगे जिससे कि पूरा अर्थ निकलेगा, उसका अर्थ परिवर्तन भी होता है। जो पहले मूल शब्द का अर्थ है उसमें भी परिवर्तन होता है, वो तभी होगा जब सार्थक शब्द होगा। इसीलिए इसी प्रकार से इस शब्द में जय में अ जोड़ दिया, अभी सही जो जय नहीं है तो इसका ये विजय बन गया और ये अजय बन गया। ये दोनों शब्द हमारे उपसर्ग सहित हैं। यदि हम इनको अलग करेंगे, इनके टुकड़े करेंगे या मूल शब्द से, या हम कहें कि मूल शब्द से उपसर्ग को अलग करके लिखिए, तब हम लिखेंगे वी धन जय। ऐसे ही जय में अ को हटाएंगे, अजय से हटाएंगे, अ अलग करेंगे और जय को अलग करेंगे, तब ये मूल शब्द से उपसर्ग अलग हो जाएगा। इसी प्रकार ऐसा है कि कोई
उपसर्ग हैं या नहीं। कभी कभी ऐसे भी शब्द आ जाते हैं जिन्हें हम जोड़ नहीं सकते। शब्दों को जोड़ते समय हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे जो कि उपसर्ग के भेद पर आधारित हैं, उसी के अनुसार हम अलग अलग तरह के शब्दों में, मूल शब्द में उपसर्ग या शब्दांश हम जोड़ सकते हैं। भेद, अब भेद से पहले हम इसको उपसर्ग को परिभाषित कर सकते हैं कि जो शब्दांश किसी मूल शब्द से पहले जोड़कर अथवा जोड़ने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या उसमें कोई किसी भी प्रकार की विशेषता प्रकट होती है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं, पूरा शब्द नहीं होता, पूरा शब्द नहीं होता। साथ ही एक विशेषता और भी है कि इनका प्रयोग कभी भी वाक्य में स्वतंत्र रूप से या अलग रूप से कभी भी नहीं प्रयोग में लाते। अब इसके बाद चर्चा करेंगे कि उपसर्ग के कितने प्रकार हैं, इसके भेद कितने हैं, उपसर्ग कितने तरह के होते हैं। कई शब्द आते हैं, मीन्स अर्थ वही है कि ये कितनी तरह के होते हैं। मुख्य रूप से लेकिन बाद में जो अन्य होंगे वो बाद में बताया जाएगा, लेकिन अभी चर्चा करेंगे केवल मुख्यतः जो चार हमारे फर्स्ट नंबर संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में जब हम कुछ का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले जैसे कि हमने वी लिखा है, वी लगा के कितने बनेंगे, वी से विजय जैसे कि ऊपर बताया है, विनाश। देखिए एक एक प्र से विनाश, विजय, और इधर आता है वी से बन गए। अब देखिए अभी क्या है, जय वाला मैंने पहले बता दीजिए, सुन लीजिए कि जय शब्द में वी लगने से एक इसका ये मूल शब्द है और ये हमारा शब्दांश है जो उपसर्ग कहलाता है। दोनों को मिलाकर इस उपसर्ग को मूल शब्द के साथ जोड़कर जब उपसर्ग नई रचना करता है तब ये एक नया अर्थ देता है। विजय, विनाश, नाश जो नाश कर देता है, नष्ट कर देता है, विनाश, भी लगा हुआ है, भी बोल सकते हैं, विनाश एक बन गया। प्र से आता है, प्र का देख लीजिए, प्र से प्रकार, प्र है का अलग है, प्र उपसर्ग जोड़ने पर प्रकार, भेद। प्रबल, बल है, प्रबल है, शक्ति। प्र लग गया, बल मूल शब्द है और प्र हमारा शब्दांश है। उसके बाद एक नई रचना हुई और बल, उससे एक शब्द निर्माण हुआ, प्रबल। अन से आता है, अन का देख लीजिए, अनवन, छोटी सी खटपट हो जाती है, अनवन हो गई, विचार में ले खाते, या किसी बात पे अपना मतभेद हो गया, अनवन। उससे पहले ये मूल शब्द बन गया वन, किसी चीज को बनाना, लेकिन अन शब्द लगने के बाद ये अनवन बन गया। अनवन बनने के बाद इसका अर्थ दूसरा हो गया, यानी
अच्छा नहीं है। अब अगर उर्दू, इसके बाद ये संस्कृत के पहले आए। बच्चों इससे पहले एक चीज और बताना चाहेंगे कि हिंदी और संस्कृत के शब्द हमारी जब से इन भाषा का जन्म हुआ, और कुछ लोग बहुत पहले कुछ लोग ये भी कहते थे कि हिंदी और संस्कृत दोनों बहनें हैं। हकीकत में बहनें हैं, दोनों में घनिष्ठता है, घनिष्ठ संबंध है, लेकिन इन दोनों को इन चीजों में शब्दों के उच्चारण के रूप जिस प्रकार के इसमें अलग किया जाता है, लेकिन वो अलगाव नहीं है सब एक, लेकिन उपसर्ग में करके हम लोग को भाषा के शब्द, उपसर्ग बनाने वाले शब्द, ये सभी तरह के हमें शब्द से बहुत जानकारी मिल जाती है। तो बच्चों को यही कहेंगे कि आप भी इस तरह की जानकारी पे ध्यान दें। हिंदी के उपसर्ग ये थे संस्कृत के, ये हिंदी के, संस्कृत के, हिंदी के, लेकिन उसके बाद आते हैं उर्दू। भाषा हमारी बहुत सारी है, लेकिन इन चीजों में हिंदी भाषा के अंतर्गत जितने भी शब्द हम मिलते लेते हैं, आपने देखा होगा हिंदी साहित्य में देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, शब्द रचना में भी देख लीजिए, हर तरह के शब्दों का वर्णन होता है। लेकिन जब हम इसको इसके भेद के विषय में जब चर्चा करते हैं तो हमें उर्दू का भी शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। उन उर्दू के शब्द कौन से हैं जिनको जोड़ने पर एक नई शब्द रचना कौन सी बनती है। तो जिस तरह से हिंदी और संस्कृत के बने, उसी तरह से हम उर्दू के उपसर्ग पर भी विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। उर्दू का शब्द बे, बे से यदि हमने बे लिख दिया, वध लिखे, ला लिखे और बे, बाई चांस हम आप चलिए इससे समझाते हैं। बे, बे तक बेजुबान, बेजुबान, इस तरह के शब्दों का प्रयोग जब होता है तो बे शब्द कैसे आता है, क्यों आया है? क्योंकि मूल शब्द से पहले जब ये शब्दांश लगाए जाते हैं तो उसके बाद ये उपसर्ग कहलाते हैं। ये शब्द शब्दांश हैं, पूर्ण शब्द कोई नहीं है। इनके जुड़ने के बाद इनके अर्थ में परिवर्तन ला देने पर ही ये पूर्ण होते हैं। तो बेदखल, दखल शब्द किसी में हम किसी चीज में भी हम दखल दे सकते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेयर करना, लेकिन दखल देना, बीच में लोग किसी की बात करके अपनी राय देना, क्या चीज है? दखल, दखलंदाजी मत करो कहते हैं ना। तो बे लग गया, बेदखल हटा देना, बेदखल करना। बेशुमार, जिसकी कोई गिनती नहीं, उसने तो इतना सामान ला दिया, बेशुमार जिसकी कोई गिनती नहीं है, और मात्रा से बेदिमाग, जिसमें कोई दिमाग नहीं। बोलने में इसी तरह के शब्द प्रयोग आते हैं, लेकिन हकीकत में जब इनका अलग अलग करके हम जब अर्थ निकालते हैं, बहुत सारी भाषाओं के शब्द जब जोड़ते जब एक नई शब्द रचना करते हैं तो बहुत कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देता है। किसके द्वारा? उपसर्ग के द्वारा। बद, बदल, नसीब, बदनाम, बदलिया, तो देखिए मूल शब्द हमारा यही शब्द ये है, बदलिएगा। नसीब किस्म भाग, बद बुरा, बद का अर्थ होता है बुरा, लेकिन बद नसीब जिस
बदनाम, अच्छा नाम, ख्याति, कीर्ति, नाम है, अच्छे काम के गुणवान है, और उसके बाद जब बद लग जाता है तो बुरा होता है। बदनाम, निचला स्वभाव, किस तरह का स्वभाव है? बद बुरा स्वभाव है, बदमिजाज, उसको एक अलग तरीके का स्वभाव कहा जाता है, बदमिजाज, जो किसी को मतलब सही तरीके से न किसी चीज का जवाब देना, उसके स्वभाव में कोई अच्छा परिवर्तन नहीं है। लाजवाब, लापरवाह, ये क्या है? लाजवाब होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। हमारा मुंह से जवाब ला लग गया, जिसका कोई जवाब नहीं, जिसका कुछ कह ही नहीं सकते उसके बाद ना। लापरवाह, परवाह, चिंता करना, परवाह केयर करना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केयर करना। लेकिन लाज शब्द लगने से, लाज शब्द लगने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया लापरवाह, जिसको अपनी कोई चिंता नहीं। ये कहते हैं ना सावधानी रखिए, सावधानी बरतिए, लेकिन वो बिल्कुल लापरवाह है, उसको नहीं मालूम पड़ रहा कि हम अपनी केयर यानी कि परवाह कैसे करें। लापरवाह, किसी का बच्चा खो जाता है, कहा जाता है अरे देखो हमारे पड़ोसी का बच्चा है, लापता है, कई घंटे से नहीं मिल रहा है, लापता। उन्हें नहीं मालूम उसका पता ठिकाना कहाँ है, लेकिन पता वही है जब वो सामने उपस्थित होगा। लेकिन जब ला लग गया तो इसमें उनको पता नहीं है कि उनका बच्चा कहाँ है। लापता, जिसका कोई ठिकाना नहीं। गैर कानूनी, गैर कानूनी, कानून होते हैं, कानून का पालन भी करना पड़ता है। कानून में बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन वो कानून के अनुसार होते हैं, वो कार्य कानून के अनुसार होते हैं। लेकिन जब कानून के अनुसार नहीं चलेंगे, कोई कार्य जब हम कानून के हिसाब से नहीं करेंगे तो वो गैर कानूनी हो जाएगा, जो कानून के विरुद्ध हो, कानून के अनुसार न हो। गैर हाजिर, हाजिर कैसे? उपस्थित, इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट। क्लास में अटेंडेंस होती है आपकी, बोली जाती है प्रेजेंट, जो एब्सेंट होते हैं एब्सेंट लगती है, तो उपस्थित और अनुपस्थित, गैर हाजिर का दूसरा शब्द अनुपस्थित भी है। लेकिन गैर शब्द से हमें बनाना है तो हमने शब्द तैयार किया, कौन सा? गैर लगाकर। हाजिर में, हाजिर होने शब्द में गैर लगा दिया तो हमारा गैर हाजिर शब्द बन गया। कभी जब हमें मूल शब्द में कोई भी शब्दांश जोड़ते हैं तो बस हमें केवल इतनी ही जानकारी काफी नहीं है, जानकारी और भी लेनी चाहिए। जैसे कि हम लगातार बताए जा रहे हैं, तो ये शब्द हमेशा उर्दू के ही होते हैं, माने जाते हैं, उर्दू के ही है, उर्दू तरीके से हो जाते हैं। बे लगता है, बे लगता है, बद आ गया, ला आ गया, और ये गैर से बन। जब अब आता है संस्कृत के अवयव। संस्कृत
अभी पुनः, पुनः मीन्स दोबारा, किसी चीज को दोहराना। हम विद्यालय कल भी आए, आज भी आए, तो हम ये नहीं कहते आ गए, हम पुनः विद्यालय आ गए। इसका अर्थ है कि हम कल भी आए थे। पुनः, अब पुनः शब्दांश से कोई शब्द रचना किसी मूल शब्द में जोड़ के करनी है तो पुनर्निर्माण, पुनर्विचार, पुनर्जन्म, ये क्या है? जब इनको अलग करेंगे यानी इसके टुकड़े करेंगे, खंडित करेंगे, तब इसका अर्थ आएगा पुनः। जब खंडित करेंगे तो अलग अलग जिस तरह से लिखेंगे तब ये विसर्ग आ जाएगी। पुनः निर्माण, निर्माण कहते हैं, निर्माण का निर्माण जो शब्द है पुनः अलग है, जो हमारा शब्दांश है जिससे हमें तैयार करना है एक शब्द रचना। तो निर्माण बनाना एक अपने आप में पूर्ण शब्द बना हुआ है, इसमें पुनः लग गया, पुनः पुनर्निर्माण, ये विसर्ग रागी को लगाया पुनर्निर्माण किया। तो इसकी शब्द की रचना क्या हुई, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बदल जाता है शब्द। तो ये नहीं समझना कि मतलब ये आपका नहीं बदलेगा, ये